आपका स्वागत है हमारी स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 12वीं कक्षा का अध्याय 3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज जानेंगे मैट्रिक्स के होता क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, ये पूरे कॉन्सेप्ट को आज हम पढ़ेंगे पूरे अच्छे तरह से। तो चलिए कॉन्सेप्ट के बारे में हम देखते हैं। ये रहा मैट्रिक्स। इसमें होता क्या है कि किसी समुच्चय का जितने भी नंबर ऑफ अंक होते हैं, जितने नंबर है उसे अरेंजमेंट करते हैं। अब किस रूप में, तो पंक्ति के रूप में, रो मतलब कॉलम के रूप में। अब जो सजाने पर जो अरेंजमेंट से जो हमें ढांचा तैयार होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको एक पहला लाइन दिख रहा है, इसे हम पंक्ति बोलते हैं। इसी पहला को ही नहीं, इस रूप में जो जितना दिख रहा है ऐसे ऐसे पंक्ति है, इसे इंग्लिश में रो बोलते हैं, शॉर्ट में आर से दर्शाते हैं, ज्यादातर आर ही यूज करेंगे। और जो खड़ी दिख रही है स्तंभ की तरह की नहीं खड़ा, तो इसलिए खड़ा खड़ा जो है इसे हम स्तंभ बोलते हैं, इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं, शॉर्ट में सी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब इसमें आपके डिपेंड करेगा कितना रो ले रहा है, मतलब कितना पंक्ति ले रहा है और कितना कॉलम ले रहा है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, इसी तरह से ये आपको अब बोलते क्या है, जैसे A12 है, तो A12 में क्या होता है, जो फर्स्ट जो लिखा जाता है फर्स्ट नंबर में, इसको आई से हम दर्शाते हैं। मतलब इसको इतना बड़ा ना लिखकर अगर आप इसे A बराबर AIJ इंटू M गुने N, ठीक है। अब M गुने N क्या है, तो M गुने N है आपका कोटि। ठीक है, अब याहू की कोटि। अब कोटि बताता है कि ये जो है ये है नंबर ऑफ रो, मतलब पंक्ति की संख्या। जहां यहां लिख सकते हैं आप, जहां m बराबर m पंक्ति की संख्या। ठीक है, इसी तरह n को आप लिख सकते हैं स्तंभ की संख्या। ठीक है, ये हुआ स्तंभ की m जो है। अब पहले हम पंक्ति लिखते हैं, पंक्ति के ही उसके बाद हम स्तंभ लिखते हैं। तो m को पंक्ति की संख्या और n को स्तंभ की संख्या। आई जे आपको दिख रहा है, आई जे भी आपका ये वाला भी पंक्ति ही है, ये स्तंभ है, लेकिन इस अंक में किस कितने नंबर पर, कितने पंक्ति में, कितने नंबर के स्तंभ में कौन सा है उसी को दर्शाता है। जैसे कि एक मैं ले रहा हूं उदाहरण के लिए, a बराबर 2 4 3 2, आपको दिख रहा है इसमें रो की संख्या कितना है, 2। क्या है 1 2, ये टोटल 1 2 2 बटे यहाँ 2 लिख दिए, क्योंकि पंक्ति की संख्या पहले लिखते हैं। और इसके बाद कॉलम के लिए, कॉलम क्या 1 2 2 को तो कॉलम क्या गुने 2। ठीक है, तो अवयव के बाद में बात करेंगे। तो इसमें आपको दिख रहा है, अब पूछ देंगे हम आपसे कि A11। अब A11 का मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स ए में का पंक्ति एक, क्योंकि एक है तो पंक्ति नंबर 1 के यह पंक्ति हो गया। अब एक जो है कॉलम नंबर, सॉरी स्तंभ नंबर 1, स्तंभ नंबर 1, तो ये हुआ पहला R1 R2। ये आपको दिमाग में ही रखना है कि हाँ ये कौन कौन सा है। तो पहले पंक्ति का पहले कॉलम के अंक देखना है, तो यही ना है, पहला पंक्ति भी है और पहला कॉलम भी है, ए नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसी तरह से आप इसको मैं पूछ देगा A22, बताइए, मतलब पंक्ति नंबर दूसरा, यह पंक्ति नंबर ये 2 है, पंक्ति नंबर दूसरा के स्तंभ नंबर दूसरा का अंक कौन सा है, तो ये है कि नहीं, क्योंकि यह 2 नंबर और पंक्ति भी 2 नंबर, तो इसलिए मतलब इसको आप समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह से दिमाग में ही काटिएगा, दूसरा नंबर पंक्ति और दूसरा नंबर कॉलम। अब जहां पर यह रेखा काट रही है दोनों, वो वाला अंक हो जाएगा आपका जो पूछ रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, अपना लिख लीजिएगा आप लोग इस तरह। एक और मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, माने मैट्रिक्स के अवयवों की संख्या, अवयवों के संख्या। तो पहले थोड़ा सा कोटि के बारे में और जान लीजिए, 3 4 5 6, ठीक, 5 6 2 3, इतना ही देख रहे हैं। अब मैं आपसे पूछ दिया A41, 41 नहीं होगा क्योंकि इसमें रो की संख्या कितनी है, R1 R2, मतलब 2 है, 2 है रो, कॉलम 1 2 3 4, 4 है 4। ठीक है, तो जब भी होगा 2 3 मैंने मान दिया। ठीक है, अब आपको दिमाग में सिर्फ अपना सोचिएगा, इसको कलम मत चलाइएगा। रो नंबर दूसरा, तो रो नंबर दूसरा हम डॉट डॉट कर रहे हैं, दूसरा, और कॉलम नंबर तीसरा 1 2 3, इसको 1 2 3 4। अब बोल रहा है कि कॉलम नंबर तीसरा, तो 1 2 3 तीसरा, इसे आप नीचे। अब ये जो काटने के, जो खींचने के बाद रेखा जहां काट रही है वही वाला अंक जो होगा, ये जो पूछ रहा है, तो कौन सा है 2, तो 2 आंसर हो जाएगा। इसी तरह मैंने आपसे पूछ दिया 2, मैंने पूछ दिया 1 2, अब बताइए क्या होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि पंक्ति नंबर पहला, तो पंक्ति नंबर पहला, इसको आप दिमाग में इस तरह से खींचिएगा, दिमाग में मैं समझाने के लिए काट रहा हूँ, खींच लिए। अब बोल रहा है कि कॉलम नंबर दूसरा, कॉलम नंबर दूसरा ये रहा, इस तरह से काट दिया, तो यहाँ पर काट रहा है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये मैंने समझाने के लिए इस तरह से पाइप खींच रहा हूँ और काट रहा हूँ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अवयव की संख्या, कोटि समझ में आ गया आपका, कोटि इस रूप में लिखते हैं,
कोटि मान लीजिए कि 2 3 2 4 5 6 इस रूप में है ये रो मैट्रिक्स। तो किस तरह से लिखिएगा इसके कोटि को? तो कोटि 1 2 3 3 गो रो हो गया गुने कॉलम कितना है 1 2 2 हो गया। इसी तरह से एक गो दिए रहेगा तो किस तरह से लिखिएगा? पंक्ति की संख्या 1 2 3 स्तंभ की संख्या एक गो है तो एक। इस तरह से आप कोटि को लिखा जाता है। तो कोटि लिखिए अवयाहु की कोटि। क्या? अवयाहु की कोटि। मैं बाद में सिर्फ इंग्लिश का ही यूज करूंगा, अभी थोड़ा सा कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इंग्लिश में क्या लिखिएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर 2 4 5 3 2 1 4 3 5। थोड़ा सा और लिखिए तुम, ठीक है। तब आपको लिखना है कोटि। तो कोटि किस तरह से लिखिएगा? कोटि बराबर कोटि देखिए 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, मतलब 4 रो हो गया। और कॉलम गिनना है तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। इस तरह से आप इसे लिख भी सकते हैं। यहाँ पे R1 R2 R3 R4 कॉलम की संख्या 3 हो गया कोटि। मैट्रिक्स ए का कोटि हो गया 4 गुने 3। अब अवयव पूछ देगा, अवयव वैसे आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 को है 12 को हो गया अवयव। लेकिन आप डायरेक्ट इसे गुना भी करिएगा तब का निकल जाएगा। तो उसे भी आप हेडिंग में डाल दीजिएगा अवयव में अवयवों की संख्या। तो कहाँ पर मैं लिखूं? यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अवयवों में अवयवों की संख्या, ठीक है। तब संख्या किस तरह से? मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स मैंने ले लिया 2 4 3 2 5 1, ठीक है। तो इसको कोटि आप लिख लीजिएगा। क्या होगा कोटि? 1 2 3 3 होगा आपका क्या कॉलम, सभी रो और कॉलम हो गया 2, तो कोटि हो गया। अब अवयव की संख्या बराबर अवयवों की संख्या बराबर अवयव की संख्या बराबर क्या होगा? होगा स्तंभ रो की संख्या कितनी? क्या? रो की संख्या शॉर्ट में लिख रहे हैं गुने कॉलम की संख्या। कॉलम की थोड़ा छोटा हो रहा होगा, थोड़ा मैं बोल रहा हूँ सुनिएगा। तो रो की संख्या कितना है 3 और कॉलम की संख्या 2, गुना करिएगा तो कितना होगा 6। गिन भी सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6। तो अब बोलेगा बनाने के लिए सवाल तो गिन कर थोड़ा आप करिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप गिन कर डायरेक्ट कर सकते हैं या आप गुना कर लीजिएगा, आसान होगा। यही प्रोसेस से करिएगा तो इस तरह से आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। कोटि को भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने लिखा रो की संख्या गुने कॉलम की संख्या, वो आपका फॉर्मूला बन सकता है। तो कोटि बराबर आप लिख सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रो गुने नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। इस तरह से यह फॉर्मूला बन सकता है कोटि के लिए, यह हो गया अवयव के लिए, या लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में लिखिएगा तो इस तरह से m गुने n। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक उदाहरण हम देख ले रहे हैं, दिया है बुक में उदाहरण है। तो चलिए बुक लेकर बैठिएगा तो काफी आसान होगा आपको। क्वेश्चन देखिए आपके स्लाइड आ गया होगा सामने स्क्रीन पर। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 3 फैक्ट्री, 3 गो फैक्ट्री है 1 2 3। अब किस रूप में लिखिए उस तरह से मैं लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 3 गो फैक्ट्री है जिससे पुरुष की संख्या क्या? पुरुष कर्मी है, मतलब काम करने वाले। उसके बाद महिला कर्मी है, महिला कर्मी। अब फर्स्ट कंपनी में पुरुष कितना है? 30 गो 25 गो महिला, 30 गो पुरुष 25 गो महिला। सेकंड में क्या है? 25 गो महिला 31 गो, 25 गो पुरुष 31 गो महिला। और तीसरा में 27 गो पुरुष और 26 गो महिला, ठीक है। तो इस रूप में है। अब इसको बोल देगा कि मैट्रिक्स के रूप में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। बोला कि उपयुक्त को एक 3 गुने 2 अवयव में निरूपित करिए। अब 3 गुने 2 मतलब नंबर रो की संख्या कितना होना चाहिए? 3 को, और कॉलम की संख्या 2 को। तो मान लीजिए लेट माना ए मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का नाम दे दिए ए। अब इस रूप में है, अब 3 गुने 2 के रूप में होना चाहिए। तो 3 गो कॉलम होना चाहिए। तो देखिए आपको दिख भी रहा है 3 गो है, 30 25 27। ये पुरुष की संख्या 25 31 26, या महिला की संख्या। तो ये क्या हुआ? रो नंबर 1 रो नंबर 2 और रो नंबर 3। फिर अब कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 हो गया। कॉलम की रो की संख्या 2 गो, कॉलम की संख्या 3 गो। किस रूप में हो गया? तो एक क्वेश्चन आपका हो गया। मतलब उदाहरण 1 का एक हो गया। अब दूसरा क्या पूछ रहा है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, मतलब इस रूप में तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ।
दूसरा स्तंभ, ये आपको बताना है, इसी में से आपको देखना है। तो मैंने बता रखा है आपको तीसरी पंक्ति, तो यह तीसरी पंक्ति है, इस रूप में इस तरह से खींच दीजिए, और दूसरा कोलम तो इस रूप में खींच दीजिए। अब ये दोनों रेखा यहाँ पर काट जाए, तो ये हो गया आपका आंसर 26 आंसर। ठीक है, कहीं हुआ उदाहरण नंबर 1 खत्म हो गया। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखता हूँ, नेक्स्ट उदाहरण। चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर लाइए ताकि मुझे भी आनंद आए पढ़ाने में। लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा अच्छी तरह से शुरू कोशिश करूंगा लाइव भी आने का। चलिए उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 में क्या है, यदि किसी अवयव में 8 अवयव है, माने अवयव की संख्या दे दिया है, क्या दिया है, मतलब अवयव की संख्या 8 को दे दिया है। ठीक है, तो बताइए कि कितने कोटियां संभव है, मैंने कोटियां जैसे कि m गुने n है ना, ये 8 को अवयव तो किस किस रूप में इसे सजाया जा सकता है, और उस कोटि का माने क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सा, वो आपको बताना है, ये पूछ रहा है। तो अवयव की संख्या आपको 8 दे दिया है। ठीक है, हमें ऐसे युग्म ज्ञात करने हैं जिसका गुणनफल 8 हो। हमें इसे लिख सकते हैं, हमें ऐसा युग्म ज्ञात करना है जिसका गुणनफल 8 हो। तो वह कौन कौन सा हो सकता है, तो हो सकता है आपका 8 1, फर्स्ट एक युग 8 में 1 से गुना करेगा 8 होगा, इस रूप में आएगा ना। दूसरा 1 8, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा 2 गुना 4, 4 गुना 8 होता है, इसको पलट कर। इसके अलावा कोई भी युग नहीं है जिसको गुना करने पर 8 आए। ठीक है, अब रूट मत लेने लगेगा, रूट में नहीं चलेगा, क्योंकि अगर रूट 8 है, रूट 8 ले रहे हैं तो ये हो सकता है, लेकिन रूट में थोड़ा होगा, कोई पंक्ति की संख्या इसमें थोड़ा है, इसमें कोई एक रियल नंबर ही लेना होता है। 23 रूप में हो गया, तो इसे आप कोटि के रूप में लिखिएगा तो किस तरह से होगा, तब लिखिएगा अतः संभावित कोटि की संख्या, क्या संभावित कोटियां लिख सकते हैं, संभावित कोटियां कौन कौन सा हो सकता है, 8 गुने 1 फर्स्ट वाला, दूसरा 1 गुने 8, तीसरा 2 गुने 4, चौथा 4 गुने 4, मतलब 4 को ऐसा है जिसका अवयव की संख्या 8 हो, उसे इतने रूप में बना सकते हैं हम अवयव, मैट्रिक्स लिख उस तरह से सेट कर सकते हैं। तो यह हो गया उदाहरण नंबर 2। इसी तरह हम उदाहरण नंबर 3 देखते हैं, उसमें भी ज्यादा क्या क्या चेंजिंग है मैं थोड़ा सा ही मिटाऊंगा, इसी पर रफ कर दूंगा। ठीक है, आपका भी टाइम नहीं ध्यान होगा और मेरा भी टाइम बचेगा। दूसरा बोला कि एक ऐसे 3 गुने 2 अवयव, उसका अवयव किस तरह से होना चाहिए, 3 गुने 2 का होना चाहिए। ठीक है, तो लिख सकते हैं इस रूप में होना चाहिए कि जिसके अवयव आई जे, अब इसमें दे रखा है आपका, ऐसे तो मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि इससे हमें काम नहीं चलने वाला है। तो देखिए इसका कोटि क्या दिया है, मतलब आई जे क्या है 1/2 आई माइनस 3j, इस रूप में दिया है। तो पहले 3 गुने 2 का जो तैयार होगा मैट्रिक्स, मान लीजिए कि लेट मैट्रिक्स ए है, अब 3 गुने 2 में है, मतलब रो की संख्या 3 को होने चाहिए, r1 r2 r3, और कॉलम की संख्या 1 2। तो फर्स्ट a1 2, ठीक है, दूसरा a1 सॉरी यह हुआ a1, थोड़ा स्पेस दे रहा है, a11 a12, दूसरा a21, यह दूसरा 1 2, तीसरा a31 a32। यह तैयार हो गया आपका मैट्रिक्स जो 3 गुने 2 कोटि का हो। अब इसका वैल्यू तो हमें पता नहीं ना है, लेकिन ये जो इस रूप में अंक जो तैयार होगा इस फॉर्मेट से आपको लेना होगा। अब 1 1 है, मतलब आई जे का मान दे रखा है, आई जे का मान इसी में रखिएगा, आपका a11 तैयार है। देखिए 1 1 निकालना है, a11 तो 1/2 तो अंक है, इसको लिखिएगा। अब आई की जगह पर 1 रखिए, जे की जगह पर भी 1 रखिए। अब 3 गुने 1 करिएगा तो कितना आएगा 1/2, क्या होगा 3 में 1 से गुना करेगा तो 3 होगा। अब उसमें से 1 माइनस 3 है, घटाइएगा तो माइनस ज्यादा के सामने है तो -2 आएगा, और मोड में मोड से बाहर आएगा तो सिर्फ 2 आएगा, गुने में आएगा तो कट कर 1 आएगा, मतलब वहां पर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखना शुरू करता हूँ, यहाँ पर 1 होगा। इसके बाद a12 निकालना है, इसको निकालिएगा, किसी को भी पहले निकाल सकते हैं आपकी इच्छा, पर हम लाइन से ही चलेंगे। इस तरह से हम 2 को निकाल रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट लिखना शुरू करेंगे 1/2। अब देखिए आई की जगह पर 1 रखना है, माइनस जे की जगह पर 2 रखना है, तो पहले 3 है पहले ही सवाल में, और 2 रखना है इसकी जगह पर, क्या होगा 1/2। अब क्या होगा 1, यह 6 हुआ, 6 हुआ। अब इसको लिखिएगा 1 - 6, घटाइएगा तो क्या होगा -5 आएगा, आएगा ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -5 आएगा, मोड हटेगा -7 में लेकर चला जाएगा, कितना आया फाइनली 5/2 आया ना। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे 5/2। इसी तरह से आप इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो अब इस तरह से नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट मान रखना शुरू करेंगे। देखिए 2 1 रखना है,
तो यहाँ पर रखिएगा तो 1/2 अब क्या करिएगा, 2 रखिएगा, हम सब मिटाते चलेंगे, 2 आई की जगह पर 2 रखिएगा ना, और इसके बाद जे की जगह पर 1 रखना पड़ेगा। ठीक, क्या होगा 3 में 1 से गुना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं, 3 ही होगा, घटेगा तो -1 होगा, मोड से घटेगा तो 1 हो जाएगा। अब 1/2 में 1 से गुना करिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से 2 रखिएगा, तो यहाँ पर 1/2 इसके अंदर वाला काम कर लीजिए, बाकी गुना है 1/2 से, तो 2 और माइनस 3 गुने 2 6 होगा, 6 में से 2 जाएगा 4, -4 आएगा, और मोड से घटेगा तो 4 आएगा, तो यहाँ है 1/2, यहाँ आया 4, घटेगा तो 2, मतलब यहाँ पर 2 होगा। फिर इसी तरह 1/2, अब 3 1 रखना है, 3 यहाँ पर रख दीजिए, 1 यहाँ पर, अब 3 में 1 से गुना करिएगा तो 0 होगा, यहाँ 3 -3 गुने 1 मतलब 0 आया, 0 से 1/2 में गुना करिएगा 0 आ जाएगा, तो यहाँ 0 होगा। ठीक है, इसी तरह से 3 2 रखिए, 3 2 रखिएगा तो क्या 3 -3 गुने 2, 3 गुना 6 होगा ना, 6 में से 3 माइनस 6 -3 आएगा, माइनस मोड हटेगा, सिर्फ 3 बचेगा, मतलब गुने 3 मतलब 3/2, 1/2 से गुना करिएगा 3 में तो 3/2 ही ना आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2। ये रहा आपका मैट्रिक्स तैयार हो गया, उदाहरण 3 का, जिसका कोटि किस रूप में है 3 गुने 2 में है, तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स। तो आप इसे लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट अवयव ए बराबर, यहाँ पर मैं लिख सकता, यहीं पर लिख रहा हूँ, अतः अभीष्ट अवयव, अतः अभीष्ट मैट्रिक्स लिख दे रहा हूँ ए बराबर इतना। ठीक है, पहले इसको लिखिएगा, उसके बाद अपना ये तैयार करिएगा, सबको आप निकालिएगा। ठीक है, या आप 1 2 निकाल कर इसके बाद मैं जैसे किया उस तरह से आप लिख सकते हैं, और लास्ट में इसे लिख लीजिएगा, फाइनली आपका तैयार हो गया। तो ये था उदाहरण नंबर 3, 3 का उदाहरण हो गया। अब चलेंगे हम अवयवों के प्रकार को, तो इसे मैं निकाल रहा हूँ। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, तो हम एक एक करके पढ़ते चलेंगे, वैसे तो 8 प्रकार आपको दिखेंगे। ठीक है, अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अब इसे भी आप हिंदी इंग्लिश करिएगा तो इसमें दिक्कत हो जाएगा, मैथ में हिंदी इंग्लिश मत करिएगा, थोड़ा सा तो है। अब यहाँ के प्रकार टाइप ऑफ मैट्रिक्स इतना इजी है। फर्स्ट वाला क्या है कि कॉलम मैट्रिक्स, क्या कॉलम मैट्रिक्स, इसे आप हिंदी में क्या बोले, कॉलम कौन सा बोलते हैं, स्तंभ, तो स्तंभ अवयव होगा, हिंदी में लिख सकते हैं स्तंभ अवयव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ इसको बोल सकते हैं कि वह अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं, कॉलम अवयव कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4, अब क्या है कि कॉलम की संख्या, रो की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, सॉरी 4 एक बार, और कॉलम की संख्या 1, मान लीजिए कि मैट्रिक्स ए हो गया, इस रूप में होगा तो यह होगा स्तंभ अवयव। अब एक और आ जाएगा दूसरा, रो मैट्रिक्स, मतलब पंक्ति अवयव, तो बोलिएगा वो अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। तो इसको उदाहरण में लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में लिखना होगा, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक एक m गुने n, इसी तरह से ना होगा कि एक एक रहेगा आपका, कॉलम की संख्या 1 है इसलिए 1 लिख दिए, तो इसको आप लिख लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिए, वह अवयव जिसमें केवल एक ही कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और एक उदाहरण दे दीजिएगा इसको, और नीचे इसको लिख लीजिएगा, ए बराबर ए आई जे, नंबर ऑफ मैट्रिक्स के रो की संख्या कितना भी हो सकता है, लेकिन कॉलम की संख्या एक होना चाहिए। दूसरा है पूरा दूसरा है रो मैट्रिक्स, मतलब पंक्ति अवयव। ठीक है, इसमें क्या होता है मैंने बता दिया है, मतलब 1 गुने 1 2 3 4 गो आप लिख सकते हैं, 4 गो नंबर ऑफ कॉलम, क्योंकि रो की संख्या 1 है, कॉलम की संख्या 4 है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग कर दीजिएगा आप लोग, 1 गुने n, यह हो जाएगा तो आपका रो हो जाएगा। तो इसके बारे में लिख लीजिए कि वह अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, मतलब रो हो, उसे पंक्ति या रो बोलिए, इंग्लिश हिंदी है, उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ये हो गया दूसरा नंबर, डिफिनेशन लिख लिए, उदाहरण में इसको लिख लीजिए और नीचे इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं हम तीसरा नंबर जो है, थोड़ा सा ही हम लिखाएंगे, ज्यादा हम ध्यान नहीं करेंगे, छोड़िए। स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग अवयव, क्या वर्ग अवयव। तो इसमें क्या होगा कि बोलिएगा, वह मैट्रिक्स जिसके रो की संख्या और कॉलम की संख्या समान हो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे कि 2 4 5 2, देखिए रो की संख्या 1 2, कॉलम की संख्या 2, मतलब 2 गुने 2 है, मतलब रो की संख्या कॉलम की संख्या सेम है तो आपका उसे हम वर्ग अवयव कहेंगे। तो डिफिनेशन लिख भी चुके होंगे, उदाहरण में भी बोल दे रहा हूँ फिर से। ठीक है, वह अवयव जिसमें कॉलम और रो की संख्या समान हो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं।
और यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग कर सकते हैं, कोई एक भी लिख सकते हैं, m गुने m लिखिए या n गुने n लिखिए, आपका कोई दिक्कत वाला बात नहीं, लेकिन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब चलते हैं हम, चौथा है विकर्ण अवयव, यह तीसरा था तो अब मिटाते हैं, चौथा चलते हैं। चौथा क्या है, विकर्ण अवयव मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या विकर्ण अवयव, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, सिर्फ इसी में वर्ग अवयव है लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है यही आपको मैं समझाऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि जो विकर्ण वाला अंक होता है तब हम इस तरह से बोलेंगे कि वह वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सब शून्य हो उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, तो ये वाला यहाँ सेम भी हो या अलग अलग भी हो चलेगा, लेकिन इसके अलावा 4 है, ई है, 5 है, तो इसको अब 0 कर दीजिएगा, ये बन जाएगा डायगोनल विकर्ण, ठीक है। और भी उदाहरण ले सकते हैं, मान लीजिए बी मैट्रिक्स मैंने लिया 3 4 5 4 2, यहाँ पर 0 होगा, सॉरी सब 0 लिखिएगा, सिर्फ विकर्ण वाला ही अंक में रहेगा, ठीक है। रो की संख्या सेम 3 गो, कॉलम की संख्या 3 गो, 3 गुने 3। अब यह जो अंक हो गया आपका दिख रहा है, ये अंक है, इसको छोड़कर बाकी सभी 0 हो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि वह वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अवयव छोड़कर बाकी सब शून्य हो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये रहा उदाहरण, और उदाहरण लिख लीजिए, और इसको इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, यहाँ पर आप सिर्फ एन कर दीजिए, सॉरी यहाँ पर तो भी सेम ही रहेगा, तो सेम ही रहने दीजिए, क्योंकि रो की संख्या और कॉलम की संख्या इसमें भी सेम ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये रहा चौथा नंबर मैट्रिक्स का अब प्रकार है। अब देखते हैं हम पांचवा प्रकार, तो हम पांचवा यहाँ पर लिख रहे हैं, तो इसे सिर्फ मिटा रहा हूँ मैं। और पांचवा प्रकार क्या है, वो है स्केलर मैट्रिक्स। क्या स्केलर मैट्रिक्स मतलब अदिश अवयव, क्या अदिश अवयव। तब अदिश अवयव में क्या होता है उसे आप जानिए। तो अदिश अवयव में ये होता है कि बोलिएगा इसमें कि वह वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण की संख्या जो होगा, जैसे कि यहाँ पर 3 4 5 है, यहाँ पर तो 2 है, यहाँ चेंज कर दे रहा हूँ, 3 कर दे रहा हूँ, तो इसमें भी विकर्ण के छोड़कर बाकी सब 0 ही होगा, लेकिन इस जो अंक विकर्ण का अंक होगा वो सेम होगा, ठीक है। सेम कहने का सेंस मतलब यहाँ 2 है तो यह 2 ही 2 होना चाहिए, या 3 था तो 3 3 ही हो, ठीक है। 4 है तो 4 4 हो, 1 1 नहीं, 1 1 होगा तो उसका एक अलग कंडीशन है। इसे आप चेंज कर दूं मैं, अगर जैसे कि मैं ले लूँगी 5 5 5, तो यह जो बन गया उदाहरण ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो डिफिनेशन लिख लीजिए कि वह विकर्ण अवयव बोल सकते हैं, हाँ चलिए, वह विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये रहा आपका उदाहरण, और इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, यहाँ पर आप एम भी लिख सकते हैं या एन भी लिख सकते हैं, एन लिख रहा हूँ मैं, मतलब सेम होना चाहिए, क्योंकि वो वर्ग है तो रो और कॉलम की संख्या सेम ही होता है, इसलिए इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और बी आई जे इक्वल टू 0, क्योंकि ये सब तो 0 होगा, लेकिन 1 1 वाला जो होगा वह ऐसा नहीं होगा। तो ये रहा स्केलर, 5 गो प्रकार हो गया। अब हम प्रकार देखने वाले हैं छठा क्या है, थोड़ा सा मैं चेंजिंग करूँगा इसमें भी, इसे थोड़ा सा मिटाऊंगा। अब छठा है इन्फिनिटी, क्या सॉरी इंडेफिनिट, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी मैट्रिक्स हिंदी में बोलिएगा तत्समक अवयव, क्या तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, इंग्लिश में इन्फिनिटी अवयव, इसे शॉर्ट में हम बड़ा ऐसे भी सूचित करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि होता क्या है, जब वर्ग अवयव में विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, जब वर्ग अवयव, तो यह वर्ग अवयव है, अब वर्ग अवयव में विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, मतलब एक समान नहीं, एक मतलब एक एक, यहाँ सब एक एक एक, तो उसे हम इन्फिनिटी सॉरी डेफिनिटिव मैट्रिक्स कहते हैं, इनडेफिनिट मैट्रिक्स कहते हैं तत्समक अवयव। एक और मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें एक और लिखने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमेशा सॉरी है 3 के रूप में है। ये रहा उदाहरण आपका तत्समक अवयव का, इनडेफिनिट मैट्रिक्स का, यह भी वही है, यह भी थोड़ा सा ज़्यादा देख लीजिए, यह 2 गुने 2 के रूप में है, और इसमें भी क्या होता है, यह भी वर्ग ही अवयव होता है, और इसमें आपका चेंजिंग थोड़ा सा है, वही होगा आपका ए इक्वल टू आई एम, अभी तो सेम है, तो इसमें कोई चेंज करने वाली बात नहीं है, ठीक है। एन गुने लिखिए या एम गुने एम लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो डिफिनेशन में लिख सकते हैं कि वो विकर्ण अवयव हो जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हो तथा अन्य सभी
शून्य हो उसे तत्समक अवयव कहते हैं, इनडेफिनिट मैट्रिक्स कहते हैं, इनडेफिनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये रहा छठा मैट्रिक्स का टाइप। अब पढ़ते हैं सातवां। तो सातवां क्या है, इसका प्रकार 7 ही है। तो छठा क्या है, जीरो मैट्रिक्स। क्या, जीरो मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है कि सभी अवयव वो अवयव जिसके सभी अवयव जीरो हो उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें क्या थोड़ा सा ही चेंजिंग है, क्या यहाँ 0 0 0 0। अब कोई रो की संख्या कितना हो कितना ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई रो की संख्या कितना हो कितना ना हो कोई डिपेंड नहीं करता जीरो मैट्रिक्स में। मतलब कहने का मतलब है 0 0 2 4 5 6 इस रूप में भी हो सकता है क्योंकि रो की संख्या क्या है, 2 है, कोई रो की संख्या 4 है, 3 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जीरो मैट्रिक्स में तो क्या लिखेगा, वो अवयव जिसके सभी अवयव जीरो हो उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये था मैट्रिक्स के उदाहरण। ठीक है, मैट्रिक्स के उदाहरण। अब इसमें इक्वलिटी क्या है कि मतलब किस किस कंडीशन में यह मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मतलब दो मैट्रिक्स दे दिया तो उसको बराबर होने के लिए क्या क्या होने चाहिए वो आपको हम बताएंगे। तो लिख लीजिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें होगा क्या, दो अवयव, मान लीजिए कि दो अवयव, पूरा मैं लिख रहा हूँ दो, मैं जैसा लिखूंगा उसी तरह लिखिएगा। दो अवयव ए बराबर ए ऐसे है एन गुने एन, क्योंकि यहाँ फिक्स डाटा नहीं है कि रो की संख्या कितना है कॉलम की संख्या कितना है, तथा बी मैट्रिक्स एन गुने एन, एन गुने एन। बी मैट्रिक्स समान होते हैं, यदि समान होते हैं, समान होते हैं यदि। अब किस किस कंडीशन में होंगे, तो फर्स्ट है कि वे समान कोटि के होने चाहिए, हो तो नहीं वे समान कोटि। अब कोटि को आप समझाने की तो आवश्यकता नहीं है, एन जो है वो सेम होना चाहिए। वे समान कोटि के होते हों, कोटि के होते हों तब होगा, मतलब एक वही कंडीशन होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो। ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव, संगत अवयव के समान हो, के समान हो। अब संगत का बात कर रहे हैं तो संगत का मतलब क्या कि मान लीजिए कि ए में A11 A12 इस तरह से है और बी में भी बी मैट्रिक्स में आ गया A11 A12 इसी तरह ना होगा, डाटा चेंज करेगा। तो यहाँ पर अगर एक है इस स्थान पर तो यहाँ भी एक होना चाहिए, मतलब इसकी जगह पर A11 पर एक है तो इसके भी A11 में एक ही होना चाहिए। तो यही है संगत। यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 होना चाहिए, तब जाके बराबर होगा। और रो और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 गुने 2 है तो यहाँ भी कोटि भी 2 गुने 2 होना चाहिए, तब जाकर बराबर होगा। एक मिनट देखते हैं नीचे आता है कि नहीं, चलिए हो जा रहा है। तो कोटि सेम होना चाहिए फर्स्ट चीज, और दूसरा कि ए के प्रत्येक अवयव के बी के संगत अवयव के समान होना चाहिए, उसे तभी जाकर ये मैट्रिक्स समान होगा। तो ये बराबर बी। तो ये था इक्वलिटी। तो इसको आप यहाँ पर समझाने के लिए जिस तरह से मैं लिखा उस तरह से लिख सकते हैं, या इसका समझाने के लिए मैंने लिखा था तो इसे आप मिटा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी समान होने के लिए कोटि इसका 2 गुने 2 है, इसका भी कोटि 2 गुने 2 है। यहाँ पर अगर एक है तो यहाँ में भी एक है, मतलब A11 के स्थान पर एक है तो बी के भी मैट्रिक्स में A11 की जगह पर एक है। इसी तरह संगत अवयव सेम है तो ये बराबर बी हो गया। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हो गया आपका। तो ये रहा कांसेप्ट 3.1 के लिए। ठीक है, और मैट्रिक्स हम अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से सवाल बनाएंगे। ठीक है, इसके और भी उदाहरण होंगे तो किया जाएगा। नहीं उदाहरण चलिए हम चैप्टर में सॉरी उदाहरण है, तो चलिए आज उदाहरण कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 4 क्वेश्चन ये रहा, बुक में भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन ये होगा। तो अभी मैंने बताया कि इक्वल होने के लिए दो मैट्रिक्स का क्या क्या होना चाहिए। एक तो कोटि सेम होना चाहिए, देखिए इसका कोटि 3 गुने 3 है, इसका भी कोटि 3 गुने 3 है, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 गो रो हो गया और 3 गो कॉलम हो गया, इसका भी उसी तरह। अब दूसरा कंडीशन क्या था कि इसके संगत अवयव सेम होने चाहिए। ठीक है, मतलब क्या लिख सकते हैं 3 + 2 = 0 हम लिख सकते हैं। यह z है, ठीक है, z + 4 = 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक तरफ का निकल जाएगा, x बराबर क्या होगा 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, यहाँ से z निकलेगा, z बराबर 6 है, उधर 4 जाएगा तो -4, क्योंकि प्लस है तो उधर -2, मतलब z का मान 2 x का मान 3। इस तरह से आप और सब निकाल सकते हैं। देखिए a-1 यहाँ है तो ये वाला लीजिएगा, क्योंकि यह कितना है a2 है तो इसका भी a2 ये है तो इसका -3 है, तब a बराबर -3 -1 है तो उधर जाएगा तो +1। अब घटेगा तो क्या होगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, माइनस जो है ज्यादा के सामने है तो ज्यादा के सामने तो माइनस में ही आएगा आंसर।
मतलब -2, यहाँ लिख लीजिए -2 ताकि मैं उधर भी कर सकूँ। इसके बाद इसको मैं देख रहा हूँ 2/7 = 3/-2। देख रहे हैं यह क्या है A13, तो इसका भी A13, 1 का मतलब पहला रो और 3 का मतलब 3 को लो, तो यहाँ से इस तरह से करिएगा, इस तरह से काटिएगा तो यहीं पर आएगा। सवाल में बता रहा हूँ इसलिए काट नहीं रहा हूँ। अब इसको हल करिएगा तो होगा 3 को उधर भेजिए, तो चलिए तो क्या है इसको उधर भेजिए और इसको इधर लाइए, तो ये -7 या +2 ये हो जाएगा आपका y, तो y बराबर क्या होगा y बराबर -5। ठीक है, y का मान y = -5, a का मान आ गया आपका -x का और z का, और कौन सा बच रहा है b बच रहा है, ये b -3 ये रहा, तो इसमें का ये वाला लीजिएगा बराबर 2b + 4। अब b को उधर भेजिएगा 4 को इधर लाइए, तो ये का -3, अब ये +4 इधर आएगा तो -7 जाएगा 2b और -b, तो कितना होगा -7 या घटेगा तो एक b बचेगा, मतलब b बराबर -7 आंसर। तो b हो गया और क्या छूट रहा है x y z a b c छूट रहा है, तो c के लिए क्या है यहाँ पर देख सकते हैं 0, तो c है आपका 2c + 2 = 0 होगा ना, संगत अंक है कि नहीं। अब यहाँ से करेगा तो 2c = उधर जाएगा तो -2 होगा, c बराबर क्या होगा -2/2 मतलब -1। तो फाइनली क्या है आपका x का मान -3, y का मान -5, z का मान 2, a1 का मान a का मान -2, b का मान 7 और c का मान -1। यह वैल्यू यही ना पूछ रहा है x y z का वैल्यू पूछ रहा था पूरा, तो यह रहा आपका पूरा सवाल। ठीक है, माइनस प्लस में गलती अगर अपने से करिए गलती हो गया होगा तो माइनस प्लस इधर उधर हो सकता है, तो अपना भी दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा। तो ये रहा उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5 ये रहा सवाल। देख रहे हैं आपको इक्वल करने के लिए पहले कोटि देख सकते हैं, 2 गुने 2 का है, इसका भी 2 गुने बराबर है, तो इसके संगत भी बराबर होने चाहिए, और बराबर होगा तो किस तरह से लिखेगा, इसका एबीसीडी का मान इस तरह से निकलेगा 2a + b = 4, ये इसको दिख रहा है। अब ए भी है तो ए बी वाला ही सीख लीजिए, a - 2b = -3 होगा ना। अब समीकरण 1 समीकरण 2 इस तरह से हल करिएगा, आपका एबीसी का ज्ञात हो जाएगा। तो आइए करते हैं, ये रहा समीकरण 1 समीकरण 2। करिए क्या आपका 2 को बराबर करिए, 2 को बराबर करने के लिए यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, मतलब 2 से अब इक्वेशन 2 में कर दीजिएगा 2 से, तो यह 2 हो जाएगा, यह 4 या 6। अब इसको आप घटा लीजिए, कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5b, ये कितना होगा 10, b का मान क्या होगा कटेगा तो 2, b का मान 2 आ गया। अब लिख दीजिए किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में b = 2 क्या करने पर रखने पर, अब क्या है समीकरण 1 2 है प्लस b की जगह पर 2 रखिए बराबर 4, a का मान इस तरह से आ जाएगा, इधर जाएगा तो यह घटेगा तो 2 और ये 2 पाटा में जाएगा तो 2, मतलब कट का 1 आ जाएगा, a बराबर 1 हुआ। ठीक है, तो a b आपका ज्ञात हो गया, क्या हुआ a बराबर 1 b बराबर 2। अब क्या करना है सी डी, आइए 5c और माइनस है d बराबर 11, अब क्या 4c + 3d = 24, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, किसको बराबर करें, चलिए d को बराबर करते हैं, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लाने के लिए समीकरण 1 में 3 से गुना करिए, यहाँ करिएगा तो 100 में करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 33, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 15, 5 15 जोड़ लीजिए क्योंकि माइनस है, काट लीजिएगा, जोड़िएगा कितना होगा 19c, यहाँ जोड़िएगा तो कितना होगा 4 3 7 5 57, 19 57, सी का मान 3 आ गया, सी का मान 3 आ गया। यहाँ पर इक्वेशन आप कर लीजिए, यहाँ पर 3 इसको 4, ठीक है, तो 1 2 पहले ही मान चुके थे। अब आइए समीकरण किसमें 4 में c = 3 रखने पर इस तरह से अगर डी निकल जाएगा, तब 4 सी का मान 3 है आया था और 3d = 24 हुआ ना, कितना होगा 12, 24 इधर जाकर माने कटेगा कितना होगा 12 कटेगा तो 4, मतलब d बराबर 4। तब क्या आ गया ए बी सी, ए का मान बी का मान सी का मान, अब सी का मान 3 डी का मान 4, फाइनली आ गया आपका ए बी सी डी का मान। तो ये रहा उदाहरण नंबर 5। तो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा व्यूअर लाइए, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और जो दिक्कत हो रहा है आपको कमेंट करिए। ठीक है, अगला कौन सा चैप्टर चालू करूं और इसके साथ साथ कौन सा अदर सब्जेक्ट में चालू किया जाए कमेंट करके बताइए, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। ठीक है, और टेलीग्राम से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, और मेरे टेलीग्राम जितने भी फेसबुक आईडी है और इंस्टाग्राम सबसे ज्वाइन हो जाइएगा, काफी आसान होगा क्योंकि मैं जो भी नया कुछ करूंगा वहाँ पर पोस्ट मैं कर दूंगा।